पेशेंट पीसीओएस के होते हैं या फिर जिनके रेगुलर साइकिल नहीं देते, उनको भी सेम ही चीज़ प्रोवाइड की जाती है। सेम चीज़ क्यों प्रोवाइड देती? हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ CUET बायोलॉजी क्लासेस। बेटा मैं हूँ डॉक्टर यशोधरा भूषण और आपकी बायोलॉजी गाइड, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया चैप्टर, है ना। तो हम लोग जिस तरीके से एक एक करके हमने अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अपने रिप्रोडक्शन यूनिट के, जो कि हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो ये दोनों पढ़ने के बाद अब हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन, क्योंकि वो मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ है। हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और अपने रिप्रोडक्टिव फेज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से उसके लिए नई नई जो भी चीज़ें आ रही हैं किस तरीके से ध्यान रखते हुए हम चीज़ों को अपने लिए और कंफर्टेबल बना सकते हैं, और कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना, क्या कहते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमंस। ठीक है, प्लांट्स के तो वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर वगैरह में आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें रिप्रोडक्टिव, देखो हेल्थ के बारे में तो तुम लोग सभी जानते हो। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। WHO ये कहता है जिसकी फिजिकली बॉडी बहुत फिट है, जो मेंटली बहुत साउंड है और जो सोशली बहुत अच्छे से अपने आप को पुट करता है या फिर बहुत अच्छे से जेलअप हो जाता है सोशली, वो हम क्या कहलाएगा बेटा? वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव में भी सेम चीज़ है बेटा, रिप्रोडक्शन में भी, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी होगी जो फिजिकली हेल्दी होगा, है ना, जिसके मतलब डेवलपमेंट जो है प्यूबर्टी टाइम से आ रही है, मेंसेस टाइम पे आ रहे हैं लड़कियों के, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें अगर है प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो फिजिकली भी क्या है? फिट है रिप्रोडक्शन के लिए। मेंटली भी आपको क्या होना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, कि मतलब आप रेडी हो कि नहीं हो, है ना। जैसे कि आपका क्या कर रखा है कि मतलब पहले क्या होता था? पहले बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह को क्यों हमने छोड़ा? क्योंकि भाई भले ही बच्चा रिप्रोडक्टिव एज में आ जाता हो, अपना मतलब इनिशियल प्यूबर्टी स्टेज में हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली भी साउंड हो उस चीज़ के लिए, है ना। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते थे, मेंटली वो इतने अभी अपग्रो नहीं हो चुके हैं कि मतलब वो उस चीज़ को कैरी कर सके या बच्चा पाल सके। ठीक है, तो इस वजह से अब तुमने देखा है कि अब एज जो है, एक्चुअल एज जो शादी की है, वो लड़कियों के लिए 18 से अबव कर दी गई है और लड़कों के लिए 21 अबव कर रखी है। ठीक है, तो मेंटली साउंडफुल होना चाहिए, मेंटली आप स्टेबल होने चाहिए इस फैक्ट से कि मतलब आप रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो। सोशल वेलबिंग, है ना, सोशली भी आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, या फिर है ना, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लड़का है तो लड़की से बात नहीं कर पा रहा है या लड़की है तो लड़के से बात नहीं कर पा रही। आप मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको, अपनी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनको एडमायर कर सको, ठीक है, उसको अच्छे से पुट फॉरवर्ड कर सको। कोई इस तरीके का मतलब कहते हैं ना कि मतलब हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने बॉडी को लेके, अपने मेंटली, मतलब जेंडर, आजकल आपने ये चीज़ देखी होगी कि जेंडर जो पर्सनैलिटी है लोगों की आजकल चेंज हो रही है। ठीक है, तो जेंडर पर्सनैलिटी वाइज आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं होने चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आप अपने आप को सोशली फिट कर सको उस ग्राउंड पे कि हाँ आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है वैसे ही जैसे कि आप हो। ठीक है, तब आप कहोगे कि आप सोशली भी वेलबींग कहलाओगे। नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल डिजीज ना होना नहीं कहलाता कि आपके टेस्टिस स्मॉल है या फिर स्पर्म काउंट लो हो रहा है या फिर मेंसेस सही टाइम पे नहीं आ गए, PCOS की दिक्कत हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिजीज का नहीं होना ही केवल ऐसा है कि मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। ठीक है, उसके लिए आपका ये तीनों फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों फैक्टर्स में भी आप काउंट कर सको अपने आप को, इसमें अगर फिट हो, है ना, ये सारी चेकलिस्ट है आपके पास, तो फिर आप साउंड हो रिप्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस क्या है, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, हमारे लिए क्यों ज़रूरी था इसके बारे में पढ़ना, क्यों मतलब इतना ज़्यादा मतलब रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, हेल्दी, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की, या फिर इसका क्या फ़ायदा होगा, है ना, सबका दिमाग यही काम करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो तुम्हारे CUET में आने वाला है ये, है ना, इस पर कम से कम तुम्हें 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो मान के चलो कि मिलेंगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, वर्ल्ड में कितनी है, लगभग 1.4 मिलियन, है ना।
डेढ़ बिलियन जनसंख्या हो चुकी है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस आफ्टर चाइना। चाइना को तो चलो बेटा एरिया भी बहुत बड़ा है, वो झेल सकता है उतनी बड़ी पॉपुलेशन, प्लस चाइना में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है चीज़ों को लेके जितना ज़्यादा इंडिया में हो गया, क्योंकि इंडिया अपने अगर हम कहें लैंड स्क्वायर एरिया जो है उसका इतना ज़्यादा कम है कि मतलब इतनी जनसंख्या को मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एक इवन लेवल पे भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि बेसिक लेवल पे हम सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, सबको जॉब प्रोवाइड करें, 3 टाइम का इनफैक्ट खाना भी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया में भी। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखना है तो उसके लिए हमें पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सही है पर किस तरीके से उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करें ताकि ये चीज़ भी हमारी स्टेबल रह सके। नेक्स्ट इज रैपिड ग्रोथ इन 20th सेंचुरी, है ना। 20th सेंचुरी में, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब देखने को मिली? 20वीं सदी में, ठीक है। तो ये जो 90s वाला जो एरा था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है ना। तभी तो आज तक हम कंपटीशन झेल रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना होता है हम लोगों को तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई टॉप 50s में आना पड़ता है या फिर क्या कहते हैं टॉप 1000 रैंक्स में आना पड़ता है। अभी तुम CUET दोगे, अच्छे कॉलेजेस के लिए एकदम मारा मारी लगी पड़ी रहती, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। जहाँ पॉपुलेशन कम होती तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता चला केवल हो भी सकता है कि भाई पेपर भी ना देना पड़ता, तुम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे अगर पॉपुलेशन कम होती तो, ठीक है। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ती है रिप्रोडक्शन की अगर आपको सही जानकारी ना हो, ठीक है। क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में के दौरान हो सकती है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकती है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ऐसा वाला स्टेज कि जिसमें बहुत ज़्यादा डर होता है ना। तो इनफैक्ट केवल जो फीमेल प्रेग्नेंट है केवल उसी को नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी डर होता है। तो क्या चीज़ें सही हैं, कैसा खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उस टाइम पे, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड इसी टाइम पे नहीं होगी तो फिर आगे जाके नहीं हो पाएगी अच्छे से डिलीवर, है ना। तो प्रेगनेंसी के बारे में जानना है हमें, इनफर्टिलिटी के बारे में जानना है कि कैसे कब मतलब किसको हम इनफर्टाइल कह सकते हैं, कौन मेल इनफर्टाइल कहलाएगा, कौन फीमेल इनफर्टाइल कहलाएगी, ये सारे बारे में जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती हैं, उसके टाइम मतलब कितना मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए, कितने दिनों तक आना चाहिए, ये सारी बातें हम अभी इस पॉइंट पे करेंगे। नेक्स्ट इज आपका हेल्थ ऑफ मदर्स, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद भी, है ना, क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम, इसको कहते हैं AP, सॉरी एंटीपार्टम नहीं, पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम हेल्थ की कैसी होनी चाहिए, मतलब आफ्टर डिलीवरी मदर को क्या चीज़ें प्रोवाइडेड होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से बच्चे की देखभाल कर सके, वो बीमार ना हो, ठीक है। तो वो देखना है हमें। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना है। कॉन्ट्रासेप्शन वो चीज़ें हैं जो हमारे को अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकेगा, तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं, किस किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है, वो बताना है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बहुत ज़रूरी है बेटा जानना। आपने सुना होगा एड्स के बारे में, आपने सुना होगा HIV के बारे में, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस B के बारे में। ये इतनी जानलेवा बीमारी है कि एक बार भी किसी को होगा तो वो इंसान मतलब उसकी लाइफ ख़त्म है, उसकी 6-7 साल में लाइफ ख़त्म है। वो चाहे कितनी दवाइयाँ ले ले, कितना क्यों करा ले, वो नहीं हो पाता, ठीक है। होम्योपैथी से भी नहीं हो पाता, कैसे भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा कि इसके बारे में आपको जानना है कि ये कैसे फैलता है या किस तरीके से, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को STD है कि नहीं है, इनफैक्ट आपको STD है कि नहीं है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सिम्टम्स पढ़ेंगे इसके बारे में, अलग अलग बीमारियों के, डिलीवरी के, अच्छा ये सारा अलग अलग इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। डिलीवरी के दौरान, है ना, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी फेजेस आएगा ड्यूरिंग क्या कहते हैं आपका जो 9 मंथ का, है ना, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे बच्चा डेवलप कर रहा है, मदर की भी क्या कहते हैं फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। तो उस दौरान कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई दिक्कत नहीं आनी। आपने सुना होगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा रप्चर कर जाती है पहले ही, ठीक है, या फिर बच्चा जो होता है, आपने सुना होगा ये वाली टर्म सुनते हुए कि ये तो उल्टा पैदा हुआ था। तो लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन है, क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती है डिलीवरी के दौरान। आपने सुना होगा कि अच्छा बच्चा नेचुरली हुआ है कि सर्जरी से हुआ है। सर्जरी वाले बच्चे क्या होते हैं, बना के ऐसे अपने आप तो नहीं आते, वो क्या होता है किस तरीके से। तो ये सारी स्टेटमेंट आपने डिलीवरी के दौरान समझनी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है इसलिए। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के दौरान मतलब एबॉर्शन क्या हो गया कि मतलब एक फीमेल है, उसको जो 9 महीने का टाइम था, उसको जो बच्चा ग्रो करना था वो अच्छे से, या तो फीमेल में कोई कमी आई या बच्चे में फीटस में कोई कमी आई, तो उसके वजह से क्या हुआ, बच्चा फुल्ली ग्रो नहीं हो पाया और हम क्या कहते हैं फिर उस चीज़ को वो बॉडी फिर अपने आप ही एक्सपेल कर देती है, दैट इज़ एबॉर्शन। कई बार अपने आप एक्सपेल हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो फिर उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो भी हमें समझना है कि उस दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है ना। तो हमें लगता नहीं कि मतलब इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सारे सेक्टर्स को कवर करती है बेटा, है ना। आपने एग्जाम बेसिस पे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सीयूईटी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जनरल सा है, कोई मतलब पॉइंटर नहीं है इसमें से। नेक्स्ट मूव करते हैं अब अपना कि वही जो बात कर रहे थे हम कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन जो ज़्यादा है तो उससे क्या हो रहा है कि हाई बर्थ रेट देखने को मिल रहा है। हाई बर्थ रेट एनसीईआरटी ने अपना स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेजेस में यही चीज़ सिखाई है कि मतलब जितना ज़्यादा मतलब इंसान अपने आप को क्या करने लगा, बीमारियों से बचाने लगा या चीज़ों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, जैसे जगह जगह आपको क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स मिल सकते हैं, है ना। और आपको क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे अब हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइडेड है। तो देखा गया कि बर्थ रेट जो है इंडिया का वो टाइमली इंक्रीज करता गया, है ना। टाइमली इंक्रीज क्यों करता गया, क्योंकि भाई पहले क्या होता था वही कि भाई दाई माँ वगैरह क्या कर रही हैं, बच्चे पैदा करा रही हैं। अब दाई माँ बच्चे वगैरह पैदा करा रही तो क्या होता था कई बार ऐसी, वही अभी जो हम बता रहे थे कि बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है या प्लेसेंटा पहले निकल कर आ गई है, तो फिर क्या हो जाता था उसमें दिक्कत होती थी। तो ऐसे में मदर की भी जान जा सकती थी और बच्चे को भी, है ना। कितनी मूवीज में तुमने सुना होगा कि हम किसी एक को बचा सकते हैं, है ना, ऐसे ऑप्शन लेकर आते हैं डॉक्टर। तो ऐसी कंडीशन पहले ज़्यादा होती थी क्योंकि इतने अच्छी तरीके से चीज़ों को मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी कि ड्यूरिंग द, अब तो मतलब ये है ना कि अब तो भाई कोई प्रेग्नेंट होता है तो तुरंत के तुरंत आप डॉक्टर्स के पास एक मतलब फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते रहते हो, रेगुलर ट्रीटमेंट भी लेते रहते हो अगर कोई डेफिशिएंसी वगैरह है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो इस वजह से बर्थ रेट कम था इंडिया का, बट चीज़ें अच्छे होने पे बर्थ रेट बढ़ता चला गया बेटा, और इसी की वजह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, एक्सप्लोजन होगा तो रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी, नीड फॉर अवेयरनेस और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और रिसोर्सेज की कमी होगी तो तुम जैसे देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ चाल हो गई है, घर तमीज से रहने को नहीं मिल रहे लोगों को, ठीक है, खाने पीने की दिक्कत हो रही कि अच्छी क्वालिटी वाइज आपको मतलब चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं होती है ना। फिर अब और क्या देखने को मिल रहा है, जो नेचुरल कंडीशन है, पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है भाई। अब इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे जॉब पे, ठीक है, कितने सारे व्हीकल्स यूज होंगे, ठीक है, चाहे कितने सीएनजी वगैरह ले आओ, तो मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कंटेमिनेशन बढ़ रहा है चीज़ों का। प्लस उसके साथ साथ जो आपको सोशली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए कितना ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेन बढ़ता है रिसोर्सेज का, और फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम किस तरीके से लोगों को अवेयर करें, है ना। जैसे कि अभी काफ़ी सालों से मतलब हो गए 20-30-40 साल तो हो गए होंगे कि हम हमारे दो वाले स्लोगन को इंट्रोड्यूस किए हुए। इंडिया की जो फैमिली प्लानिंग कमेटी थी वो सबसे पहले इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, आज़ाद होते ही सब पागल हो गए, ठीक है। तो वो वाली चीज़ उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग अवेयर हैं। क्योंकि सिटी वाले तो चलो फिर भी ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, ठीक है, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, उनका क्या है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतना सुखी परिवार है ना, उतना ज़्यादा रिसोर्सफुल परिवार होगा। तो इस चीज़ को हमें अवेयर करना था। बेटर क्वालिटी, और जितनी पॉपुलेशन कम होगी उससे ज़्यादा, जो अभी इसीलिए सुनते हो जो कंट्रीज छोटी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। उनका लाइफ स्टाइल, या अगर तुम सोचो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना हमसे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कि इसी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। की एस्पेक्ट्स क्या है, फैमिली प्लानिंग
मैटरनल हेल्थ केयर, और क्या मतलब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और क्या चीज़ें, पॉपुलेशन कंट्रोल तो करेंगे ही करेंगे, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग के थ्रू करा जा सकता है, प्लस उसके साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करेगा मैटरनल हेल्थ केयर, है ना। मदर्स की जो एक हेल्थ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अभी आपने देखा कि डिलीवरी के दौरान भी दिक्कत है, फिर उसके बाद भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ना, पोस्ट डिलीवरी भी। तो ये सारी मदर की भी हेल्थ प्रोवाइड करनी है अच्छे से। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ आरटीआईज, है ना, आरटीआईज की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सेक्स एजुकेशन हो गया, और आपका सेफ प्रैक्टिसेस, है ना। ठीक है, तो सेफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सेफ प्रैक्टिसेस में जैसे कि मतलब आप किस तरीके से मतलब कॉन्डम वगैरह है ये सब यूज़ करना जानो, ठीक है। और क्या बेहतर तरीके हैं जिनसे आप क्या चीज़, ये सेफ प्रैक्टिसेस से आप इससे बच सकते हो, इससे बच सकते हो। एसटीडीज आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, आरटीआईज हो गए आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, इनसे भी बचा जा सकता है ना। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को मतलब इन्फेक्शन होना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है, फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑफकोर्स एक पार्टनर को हुआ इन्फेक्शन तो दूसरे पार्टनर को भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए देखनी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया गया, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या चीज़ें थी बताई गई, लोगों को कैसे जागरूक किया गया वो बताया जा रहा है ना। तो भाई पहले तो उसके डिमेरिट्स गिनाएंगे कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन या फैमिली साइज जितना बड़ा होगा तो उससे क्या क्या डिमेरिट्स हो सकता है। फूड शॉर्टेज हो सकती है ना, कि भाई घर में सबको प्रॉपर जितना भूख लगता है, तुमने देखा भी होगा मूवी में कि सब खाना खा लेते हैं, माँ के लिए बहुत थोड़ा सा खाना बचता है ना, मदर इंडिया में देखा होगा। तो ये फूड शॉर्टेज ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना देखने को मिले, है ना। ऐसा ना हो कि मतलब भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए कि जैसे अभी वाला कंडीशन चल रहा है, सबको जॉब की माँ बारी हो रखी है। फिर उसके बाद पुअर हेल्थ केयर, है ना। अब फाइनेंशियली, अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो फाइनेंशियली वीकेंड होगी फैमिली, और फाइनेंशियली वीकेंड होगी फैमिली तो क्या होगा कि उसको अच्छे से हर चीज़ में मतलब चीज़ों को अच्छी लेवल पे प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर। चलो भाई एजुकेशन वगैरह रह जाए या कुछ भी, बट हेल्थ ऐसी चीज़ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब जानलेवा हो सकता है। तो हेल्थ केयर में भी देखने को मिलेगा कि क्या हो गई, कमी हो चुकी है। लो लिटरेसी रेट, है ना, एजुकेशन भी कम मिलेगी। पता चला चलो भाई 2 बड़े बच्चों को पढ़ा देते हैं, छोटा बच्चा रह जाता है, या 2 बड़े लोगों को काम पे भेज देते, एक की पढ़ाई हो रही है। तो इस तरीके से भी देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, साथ ही साथ एनवायरमेंट का भाई भाई जहाँ पे एक पर्सन रह रहा है वहाँ पे 10 लोग रहेंगे, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा पानी का यूटिलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ होगा, और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे। अब जैसे मतलब आप देखोगे कि जो हमारे कैटल्स हैं उनके लिए भी ग्रेजिंग फील्ड डे बाय डे कम होती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन ने इतना ज़्यादा अपने लिए रेसिडेंशियल क्या कहते हैं एरिया बिल्ड कर चुका है वो, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है। फिर साथ ही साथ रिसोर्सेज का तो डिप्लीशन है ही, है ना। पहले जो क्या कहते हैं, आपको पहले बहुत इजीली लोग मतलब एक पर्सन भी घर का कमाता था तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता था या फिर नई प्रॉपर्टी बना सकता था, पर दिस इज़ नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, चाहे वो 2 या 3 लोग भी कमाएं, क्योंकि रिसोर्सेज अब इतना कम है तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है हर चीज़ों की, ठीक है। तो चीज़ें मिलना जितने आसानी से पहले मिल जाती थी अब नहीं मिलती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेम चीज़ वहीं पे कि क्या क्या आएगा, पॉवर्टी हो सकती है, भुखमरी आ सकती है बेटा, बेरोजगारी हो सकती है, ठीक है। घर नहीं मिल सकता है, मतलब हो सकता है कि आपको रेंट पे रहना पड़े, हो सकता है आपको किसी के साथ शेयर करना पड़े, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ेगा, अनहाइजीनिक कंडीशंस बढ़ेंगी, एजुकेशन प्रॉब्लम होगी, एनर्जी क्राइसिस होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। नेक्स्ट इज़ आपका किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करें। तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के लिए जो आपको मैंने बताया कि स्लोगन आते थे पहले, हम दो हमारे दो, ठीक है, प्लस नसबंदी के लिए आता था, है ना। कितना ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता था टीवी में कि भाई लोग, अब तो मतलब काफ़ी लोग अवेयर हैं तो लोग करा लेते टाइमली, बट उस टाइम पे चीज़ों से डर भी लगता था और लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि कैसे फैमिली को कंट्रोल करके चलना है, या फिर नंबर ऑफ़ मेम्बर्स की, मतलब जितना आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई आपके 1 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, इतने में कंप्लीट आपको फील हो रहा है फैमिली, तो आप नसबंदी करा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों के दिमागों तक रीच किया गया, क्योंकि पहले लोग ऐसा नहीं मानते थे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप क्या कर सकें, बचा सकें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को जिससे कि प्रेगनेंसी को ऐसे रोका जा सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो भी मेथड्स आप यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, दोज आर कंट्रासेप्टिव मेथड। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। अब यहाँ से CUET के लेवल से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कि नहीं है, तो है भाई। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, अब टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स में ही आपका आता है सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, इसको रिदम मेथड भी बोलते हैं। रिदम मेथड क्या हो गया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि जैसे जो फीमेल की जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है या फिर पूरी जो मंथली साइकिल चलती है, जिस दौरान ओवम का रिलीज हो रहा है और ओवम का रप्चर होना या फिर डिग्रेड होने का टाइम पीरियड है, वो बहुत रिस्की पीरियड हुआ। वो फर्टाइल विंडो हुई वुमेन की, है ना। कौन से दिन पे ओव्यूलेशन होता है, लास्ट, अगर आपको याद हो, आपका लास्ट लेक्चर में ही बताया था। ये भी एक क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन होता है आपके 14th डे ऑफ साइकिल पे। कोई सा भी महीने का 14th नहीं, जिस दौरान मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे से नेक्स्ट वाली जो मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। उसके बीच वाले डे को हम कहते हैं ओव्यूलेशन डे, जो कि लगभग 14th या फिर 15th डे पे लोगों के आता है। ठीक है, तो उसी दौरान वो पूरा हफ्ता आगे के 2 दिन जोड़ लो और पीछे के 2 दिन जोड़ लो, तो जब ये दिनों को काउंट करोगे तो वो बड़ा ही मतलब एक तरीके से ना मोस्ट क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है कि इस दौरान अगर कोई कपल, ठीक है, क्वाइटस करता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड यानी कि तुम्हें कैसे याद रखना है, द डेज अराउंड ओव्यूलेशन, है ना। अब तो कितनी सारी ऐप्स आ गई हैं, फ़ोन में भी कितने सारे मतलब ऐप होते हैं, सब अपने डाउनलोड करके रख सकते हो अपनी साइकिल को क्या करने के लिए बेटा, क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब डेज ऊपर नीचे होते रहते तो याद नहीं रहता। तो पर आप अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आप क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कब आपका ये फर्टाइल पीरियड आता है, कब नहीं होगा, कब आपके मेंसेस आने वाले हैं, कब नहीं आने वाले। ये सारी चीज़ें आपको अब ऐप के थ्रू, है ना, कितनी सारी हेल्थ ऐप्स चलने लगी हैं, तो उससे भी पता चल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, सबको मॉनिटर करना चाहिए ये चीज़ों। फर्टाइल पीरियड, किस पीरियड को फर्टाइल पीरियड करेंगे, डे 10 to 17। मैंने बोला ना 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, तो हम 14 डे से 4 दिन पहले ले लो, 3 दिन बाद ले लो, इसी को हम क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फर्टाइल पीरियड फीमेल में क्या होता है। ठीक है, MCQ। ठीक है, MCQ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्टाइल पीरियड कब होता है, डे 10 to 17। या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग द पीरियड बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ द साइकिल। ठीक है, ये क्वेश्चन कर आएगा, इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, फेलियर रेट होता है इसका सबसे ज़्यादा हाई। क्यों होता है सबसे ज़्यादा हाई, क्योंकि भाई अब आई हैं ऐप, पहले तो नहीं थी ऐप्स। ठीक है, और इनफैक्ट ऐप होने के बाद भी आप किसी नेचुरल साइकिल को आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ भी नेचुरल जब चीज़ें होती है तो उसके लिए आप ये चीज़ अनुमान ही लगा सकते हो केवल कि ये इस दिन होता है, बट कब हो जाए आप नहीं कह सकते हो गारंटी के साथ। तो इस वजह से इसके फेलियर रेट सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कोइटस इंटरप्टस, दैट इज विड्रॉल मेथड। ये क्या मेथड है अच्छा, ये मेथड है कि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ क्वाइटस, ठीक है, जब क्वाइटस कर रहे दो कपल, है ना, तो फिर उस टाइम पर क्या करेगा, मेल पार्टनर जो होगा इजाकुलेशन से पहले अपना पीनिस रिमूव कर लेता है वेजाइना से। ठीक है, दिस इज व्हाट क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस मतलब क्वाइटस इंटरप्ट हो गया। ठीक है, कैसे इंटरप्ट हुआ, जब पेनिस को विड्रॉन कर लिया इजाकुलेशन से पहले, है ना। जैसे ही स्पर्म
रिलीज करने वाला था मेल पार्टनर अपने वेजाइना, अपने फीमेल पार्टनर की वेजाइना में, तभी उस टाइम पे क्या होता है, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट क्वाइटस इंटररप्टस इज। फेलियर रेट इसका भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें तो भाई भाई कितने भी सेंसेस काम करे, अगर मतलब थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो ये गया मेथड है ना, जो आपने सोचा प्रिवेंशन का मेथड वो ही खराब हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत डेंजरस मेथड थे, नेचुरल है, और नेचुरल होने की वजह से इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी को रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमनोरिया। अच्छा, ये नेचुरली भगवान ने इस तरीके से हमें बिल्ड किया है, किसी भी प्रजाति के जनजीव को देख लो, उनको मतलब कि अगर वो अभी डिलीवर करा है बच्चा उन्होंने, तो भगवान कुछ एक टाइम पीरियड देता है, या फिर मतलब आपकी बॉडी का सेल्फ एक कहते हैं ना हीलिंग प्रोसेस या ब्रेक प्रोसेस होता है, जिसमें बॉडी दोबारा से रेडी होगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, और वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, लैक्टेशनल एमनोरिया। यानी जब तक कि कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, यानी कि जब तक मिल्क किसी मदर में बन रहा है, उस टाइम तक वो क्या रहती है बेटा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा तो ओव्यूलेशन उस दौरान नहीं होता। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज ओव्यूलेशन, इफेक्टिव फॉर 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, और नेचुरल स्पेसिंग मेथड, और ये भगवान का बनाया हुआ है नेचुरल स्पेसिंग मेथड है। ठीक है, इस दौरान आप मतलब सेफ, इसके कोई चांसेस ऐसा वाला नहीं है कि हाई रेट है या लो रेट है, ये ठीक ठीक है, मीडियम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका फेलियर कम ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नेचुरली होता ही होता है कि अगर कोई अभी है तो एकदम से ऐसा थोड़ी कि अभी डिलीवर किया हो तुरंत उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा से प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, एक्सेप्शंस के अलावा बाकी ऐसी चीज़ है कि नेचुरली ये पॉसिबल होता ही नहीं है ना। तो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक कोई, पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोलोगे तुम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन भी प्लस है ना, प्रोलैक्टिन तो है ही मदरहुड का हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन इतने ज़्यादा होते हैं आपके ब्लड में कि इस वजह से कोई फीमेल उस टाइम पे ओव्यूलेट नहीं कर पाती, एंड इफ़ शी इज़ नॉट ओव्यूलेटिंग बेटा, तो क्या से वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, गैमेट्स नहीं बन रहे, देन इट विल नॉट टर्न इनटू कोई भी क्वाइटस आपका फर्टिलाइजेशन में टर्न नहीं होता है। नेक्स्ट इज, ये हो गए आपके 3, कौन से आपके 3 नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन कौन से 3 हो गए, उप्स, ठीक है, नेचुरल मेथड में 3 हो गए आपके। सबसे पहले आपका हो गया क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटररप्टस। ठीक है, दूसरा आपका हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, एंड तीसरा आपका ये हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये 3 हो गए। ठीक है, ये तीनों याद रखने, 3 मेथड है, क्वेश्चन यही देगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है, तो आप इजीली बता सकोगे। ठीक है, फिर आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज फॉर व्हाट, एक कंसेप्ट याद रखना है, वी हैव टू स्टॉप द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज क्या, बैरियर मेथड। ठीक है, तो हम ये कैसा कैसे करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, मेल कॉन्डम्स। तो कॉन्डम 2 तरीके के आते हैं, मेल के लिए भी आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं मार्केट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है वो है मेल कॉन्डम, बहुत इजीली मिल जाता है, इजी टू यूज़ होता है। ठीक है, तो इस वजह से मेल कॉन्डम सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है मेल कॉन्डम, थिन रबर शीट का होता है बेटा, कवर्स पेनिस और प्रिवेंट्स स्पर्म एंट्री। ठीक है, एक तरीके से कवरिंग इस तरीके का आपको, ये आपका जो है ये मेल कॉन्डम है। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में आप तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉन्डम्स को। ठीक है, क्यों करता है, ताकि यही फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सके लोग, फैमिली प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लोगों को। सरकार भी आपको इसमें हेल्प करती है अपनी तरफ से, ताकि आप अच्छे से अपनी फैमिली को प्लान कर सके, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकोगे, तो एक तरीके से कंट्री वाइज भी अच्छे से क्या हो सकेगा कि एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। तो
इसलिए गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट देती है अपना। ठीक है, तो आप मेल कॉन्डम देख रहे हो बेटा, एक ये क्या कहते हैं आपका रबर की शीट होती है, ठीक है, पतली सी। उस शीट को क्या होता है, वो शीट पेनिस को कवर करती है। पेनिस को कवर करेगी तो ऐसे जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कवर कर लेगा, और जो भी इजैकुलेशन होगा तो इजैकुलेशन उसी में रह जाएगा। इजैकुलेशन वेजाइना में नहीं जाएगा, और वेजाइना में नहीं जाएगा तो प्रिवेंशन हो गया ना, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरीके से स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेथड है, ओनली द मेथड इन विच कॉन्डम्स आर यूज, ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें कॉन्डम्स यूज होते हैं बेटा, यही केवल आपको एसटीडी से बचा के रखते हैं। ठीक है, आपने अभी आगे हम और मेथड्स पढ़ेंगे, बाकी उन सभी मेथड्स में कहीं भी कोई ऐसा मेथड नहीं होगा जो एसटीडी से आपको बचाएगा। एसटीडी से प्रिवेंट करने वाला केवल एकमात्र क्या कहते हैं जो ऑप्शन है वो है आपका कॉन्डम। तो दैट्स वाई कॉन्डम इस वजह से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूसेज में। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल, है ना, बहुत इजी टू डिस्पोज होते हैं। ठीक है, निरोध पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेल कॉन्डम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है, वो निरोध है। ठीक है, निरोध आपको गवर्नमेंट भी फ्रीली प्रोवाइड करती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा ये आप जो देख रहे हो, दिस इज योर फीमेल कॉन्डम। ठीक है, फीमेल कॉन्डम इस तरीके से लगाया जाता है, ये दिखा रहा है ये। ठीक है, आप इंसर्ट करेंगे वेजाइना में। ठीक है, एक तरफ आपका ये क्या होता है, क्लोज्ड, एक तरफ ये ट्यूब क्लोज होता है बेटा, है ना, और एक तरफ ओपन होता है, ओपनिंग ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ये कवर कर रहा है आपके वेजाना के माउथ को। ठीक है, ये वाला जो क्लोज ट्यूब है या क्लोज्ड एंड है ना, इसको हम क्लोज एंड भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज एंड आपका सर्विक्स के अराउंड होता है। ठीक है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है वहाँ पे होगा प्रेजेंट, और ये वाला होगा आपका वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है थ्रू फिंगर। ये इंसर्ट कर रही है फीमेल अपने वेजाइना में। ठीक है, तो इंसर्टेड इन वेजाइना लेस कॉमन, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, पॉपुलर है, क्योंकि पहली बात कोई भी फीमेल आपने नहीं देखा होगा कि वो मेडिकल स्टोर पे जाए और कॉन्डम मांगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्योंकि थोड़ा सा एक मेंटेलिटी है, सोशल क्या कहते हैं, स्टिग्मा है इस चीज़ के लेके, दैट्स वाई फीमेल कॉन्डम्स इतना ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है। ठीक है, इसको फेमिडोम भी बोलते हैं। अगर बाई चांस यूटी में कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया है ना, वो देखो क्या करते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम होता है सेट, तो वो इस तरीके से करते हैं कि कुछ तो मतलब तुम्हारे केवल एनसीईआरटी के ही अराउंड ही रहेंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होगा कि बहुत अलग से दे दिया। तो बहुत स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या जिसको आजकल जैसे जनरल नॉलेज के अराउंड तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं न्यू क्वेश्चंस के तौर पे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हो तुम उसे कि एनसीईआरटी का नहीं है या फिर नहीं, एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट दिया होगा, एनसीईआरटी से बस हल्का फुल्का थोड़ा सा बाहर का होगा, बट वो कवर उसी सिलेबस को कर रहा होगा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस या अवे फ्रॉम सिलेबस कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फिर आते हैं डायफ्राग्राम्स। डायफ्राग्राम्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रबर डोम्स होती हैं, कवर करती है सर्विक्स को बेटा, रीयूजेबल, यूज्ड विद स्पर्मिसाइड। ठीक है, अब ये डोम्स जैसी होती है, डोम्स कैसे होते हैं, डोम देखा ना ऐसे, इस तरीके की डोम्स होती हैं, और ये जैसे ये तो पूरा ऊपर से नीचे कवर कर रही है, वो केवल इस सर्विक्स वाले पोर्शन पे फिट होके बैठ जाती है। ठीक है, एक तरीके से हमने क्या किया है, हमने एक क्या कहते हैं, या फिर इसे दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये सर्विक्स की जो ओपनिंग होगी वहाँ पे ये डायफ्राग्राम को फिक्स कर देंगे, और ये क्या करेगा, एक तरीके से क्लोज डोर की तरह वर्क करेगा, जैसे दरवाज़ा बंद कर दिया है ना, तो कुछ भी अगर सीमेन भी आएगा तो सीमेन यहाँ तक, स्पर्म भी आते हैं तो स्पर्म ट्रेवल करते यहाँ तक जाएंगे, बट क्योंकि दरवाज़ा बंद है तो वो ट्रेवल भी करेंगे तो वापस उनको आना पड़ेगा, या फिर इतने ही एरिया में रह जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, कवर्स कर रहा है किसको, सर्विक्स को, इस पार्ट
पे क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम सर्विक्स को कवर करता है, कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि रीयूजेबल होता है, एक बार लगाया, ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और फिर डिस्पोज कर दो, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अच्छी तरीके से कंफर्म होने के लिए कि मतलब बिल्कुल भी प्रेगनेंसी की कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप इसको किसके साथ यूज़ करें, स्पर्मिसाइड के साथ यूज़ करें। जैसे पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, दैट इज़ मतलब जो चीज़ ख़त्म कर रहा है ना, ICIDE लिखा हुआ हो किसी के भी नाम के एंड में, यानी कि वो उस चीज़ का किलर है। स्पर्म को ख़त्म करने वाली ट्यूब्स आती हैं, जेलीज आती हैं, क्रीम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ अगर यूज़ करते हो तो आपको श्योरिटी मिलती कि आप मतलब प्रेगनेंसी से बच सकते हो। सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स क्या होते हैं, अगेन जैसे आपका डायफ्राम है वैसे ही सर्वाइकल कैप्स होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स से स्मॉलर देन डायफ्राम, बस इससे छोटी होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायफ्राम से छोटी होती है, क्वेश्चन क्या दे देगा स्टेटमेंट में कि सर्वाइकल कैप्स जो हैं लार्जर देन डायफ्राम, स्मॉलर देन डायफ्राम, ठीक है, मोर और लेस इक्वल टू डायफ्राम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये क्या पढ़ने की बात थी। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है या फिर स्टेटमेंट नहीं है जो आपको नहीं जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, या फिर उस ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़नी है जो आपको लगे कि अरे ये बेकार की है, कुछ बेकार का नहीं, सब याद रखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो स्मॉलर देन डायफ्राम होता है, फिट्स ओवर द सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर पूरा आराम से फिट हो जाता है बेटा, और फिर क्या करते हैं, हाँ ये भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा आपका क्या, स्पर्म की मीटिंग को, है ना, या फिर एंट्री को ही, सीधे एंट्री ही रोक दे रहा है, तो मीटिंग तो बात की बात है ना। एज एन सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे क्या है, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम कर रहे हैं कि एंट्री रोक दे रहे हैं। फिर आते हैं वॉल्ट्स, वॉल्ट्स भी सेम होते हैं, डायफ्राम की जैसे ही होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिमिलर वर्क, ठीक है। स्टॉप्स एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, कोलगेट हो गया, दंत मंजन हो गया, है ना, डेंटल पाउडर हो गया, या फिर आपका वो आता है लिक्विड जेल्स आ गई, ठीक है। तो ये इसी तरीके की सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, काम सबका एक ही है, बस अलग अलग तरीके की दिख रही हैं। फिर आते हैं, ये आपका क्या होगा, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल मेथड पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया कि बैरियर मेथड क्या होता है, ठीक है। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आएंगे, ठीक है, कॉन्डम्स फीमेल और मेल कॉन्डम। फिर फीमेल कॉन्डम्स के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, डायफ्राम्स हो सकते हैं बेटा, सर्वाइकल कैप्स हो सकती हैं आपकी, और वॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये याद रखना है, ये सारे क्या है, बैरियर मेथड्स हैं। अब आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, डिवाइस है ना, कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ऐसी डिवाइसेस जो क्या करें, इस तरीके का एनवायरनमेंट बना दे वजाइना में कि क्या हो कि आपका स्पर्म आए तो पर वो मर जाए, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए वायबल ना रहे, उसको मतलब एक तरीके से जैसे कि क्या होता है, जैसे पुलिस जब कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को रोकना होता है ना, कोई जैसे कि कैसे बताऊँ, कि तुम्हारा है ना वो वाटर कैनन चला देती है कि भाई रोकने के लिए पब्लिक को, है ना, एकदम से बस, तो वैसा ही है कि वाटर कैनन जैसा ही चीज़ है कि हम स्पर्म के एंट्री को रोक रहे हैं, नॉट बाय क्या कहते हैं बैरियर्स, जबकि कुछ केमिकल्स वगैरह की हेल्प से। तो वो सारी चीज़ें जो केमिकल्स प्रोवाइड कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइसेस, ठीक है। और क्योंकि ये यूट्रस के अंदर लगती है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। क्या क्या होते हैं टाइप्स जान लो। सबसे पहले एक होती है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का क्या मतलब हो गया, नॉन मेडिकेटेड का मतलब ये हो गया बेटा कि उसमें से कोई भी आपका हार्मोनल क्या कहते हैं केमिकल्स नहीं रिलीज होंगे, ठीक है, या हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका लिपिज लूप, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है मैचिंग का, यहाँ से क्या आएगा, मैचिंग का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, मैचिंग के लिए प्रिपेयर रहना इस वाले पार्ट से। ठीक, तो लिपिस लूप होगा मेड ऑफ प्लास्टिक स्टील, किससे बना रहता है, प्लास्टिक से या फिर स्टील से बना होगा बेटा। लेस कॉमनली यूज नाउ, अब सबसे ज़्यादा काम, कि मतलब ऐसी चीज़ जो बस क्या कर दे, जो स्पर्म को ख़राब कर दे, मतलब एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया जो हमने देखा कि जो क्या कर रहा था कि उसके प्रेजेंस में स्पर्म की मोबिलिटी या फिर कुछ तरीके का मतलब स्पर्म को डिग्रेड कर दे रहा था। तो स्टील यूज़ करा या फिर प्लास्टिक यूज़ करा और इसको क्या किया, यूट्रस के अंदर डाला, ताकि क्या हो, जैसे स्पर्म वगैरह है तो वो उसके प्रेजेंस में या तो थोड़े बहुत तो ब्लॉक करेगा और थोड़ा बहुत मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब कर देगा। पर इसमें से कोई भी ना हार्मोन्स देख रहे हो, कोई हार्मोन्स नहीं सिक्रीट हो रहे, कोई केमिकल्स नहीं सिक्रीट हो रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज बोल रहे हैं, है ना। कोई केमिकल कंपाउंड्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये क्या है, एक प्लास्टिक या फिर स्टील की चीज़ है जो कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करी गई है, ताकि क्या हो जाए, ताकि कॉन्ट्रासेप्शन सक्सीड हो जाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। एग्जाम्पल में लिपिस लूप, लिपिस लूप याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जैसा नाम बता रहा है वैसे ही काम होगा, कॉपर रिलीज करने वाली। अब देखो, तुमने पहले देखा स्टील यूज़ किया है, यानी कि मेटल के यूज़ करने पे क्या हो रहा है, आपका जो स्पर्म है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, तो उनको फाइनली पता चला कि कॉपर जो है, कॉपर की प्रेजेंस में जो आपका स्पर्म है वो ठीक से नहीं काम कर पाता, ठीक है, उसकी मोबिलिटी ख़राब होती है, इनफैक्ट वो मर भी जाता है। तो कॉपर टी एक आईयूडी कॉपर टी नाम से आई, एक आईयूडी कॉपर 7 नाम से आई, एक आई मल्टीलो 375। अब इसी में क्वेश्चन दे देगा आपको, कॉपर टी कॉपर 7 से तो याद आ जाएगा कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, बट मल्टीलोड 375 से याद रहे या ना रहे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे भी था, 7 यहाँ पे भी है, ऐसे याद रख लेना कि क्या होगा, कि ये भी आपका क्या है, आपका कॉपर रिलीजिंग वाला ही है, ठीक है। क्या होते हैं कॉपर आयन, ऐसा क्या कर रहे हैं, कॉपर तुम्हें पता है Cu+2 है ना, Cu+2 के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, स्पर्म जो है वो क्या हो जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। वो इस पर अटैक करता है, वो इसको अटैक करता है, और ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली स्पर्म डेड हो जाएगा, इस तरीके से समझो, ठीक है। स्पर्म डेड हो जाता है कॉपर आयन के प्रेजेंस में। तो कॉपर आयंस स्पर्मिसिडल होते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को मार देते हैं, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और ये फिर इफेक्टिव भी हैं 5 से 10 साल। यानी कि अगर एक बार किसी महिला ने ये कॉपर टी अपने यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर लिया तो वो 5 से 10 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जब तक कि ये चल रहा है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे इसमें देखो क्या है, ये कॉपर टी आपको दिख रहा है, टी शेप का है तो कॉपर टी ही ऑफ कोर्स, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, ये छोटी छोटी जो वायरिंग कर रखी है ये कॉपर की ही वायरिंग है ना, ऐसे ही दिखता है ना कॉपर वायर, ठीक। तो ये जो कॉपर वायर है ये धीरे धीरे क्या होता है, अब भाई तुम इसको इंसर्ट करोगे किसी भी लिविंग टिश्यू में तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसी, वैसी वाली नहीं जिससे बीमार हो जाओ, बट ऐसा कि हल्का फुल्का क्या होगा, आयंस निकलने लगेंगे, और वो अल्टीमेटली कॉपर से बना है तो कॉपर आयंस ही निकलेंगे। ये तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो कैसे भी नॉन डिग्रेडेबल होता है, तो उसका तो कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। तो लेकिन यहाँ से कॉपर आयंस रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे, और आपको धीरे धीरे इसीलिए 5 से 10 साल तक की आपको क्या मिल जाती है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड मिल जाता है। तो जो लोग स्पेसिंग करना चाहते हैं ना, जैसे कि मतलब पहला बच्चा किया, अब एकदम तुरंत कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरा बच्चा भी आ जाए, या फिर बच्चों के बीच में केवल 1 या 2 साल का ही गैप हो, है ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे एक साथ उनका क्या कहते हैं ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कई पेरेंट्स के लिए, है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं, जब स्पेसिंग करनी होती है बच्चों में 5-6 साल की या 3 साल की, 4 साल की भी इनफैक्ट, तो लोग क्या करते हैं, इस कॉपर टी का यूज़ करते हैं। और कॉपर टी बहुत हिट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी फीमेल्स आती थी जिनको कॉपर टी लगवाना होता था, या फिर कॉपर टी क्या कहते हैं रिमूव भी करवाना होता था। तो हमने मतलब बहुत सारा गायनी वार्ड में हमारे तो बहुत पेशेंट नहीं कहूँगी सॉरी, मतलब वुमेंस आती थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही हिट चला था, और हमने और कोई मेथड नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो फीमेल्स में, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉपर टी था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में क्या था, प्रोजेस्टर एलएनजी,
ठीक है। अब देखो मैं क्यों कह रही हूँ मैचिंग वाला, सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं, हर चीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एक तरफ मेथड लिखेगा बेटा और एक तरफ आपको एग्जाम्पल दे देगा और मैच करने को कहेगा, तो आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई भी इशू की बात तो है नहीं इसमें बड़ी, ठीक है। तो प्रोजेस्टर और एलएनजी ये हार्मोन रिलीजिंग है, तो जैसा नाम है प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने वाला होगा तो प्रोजेस्टर नाम दिया हुआ है इसको, और एलएनजी वाला भी प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह लीवोग्रेस्ट्रॉल ये रिलीज करेगा, इस वजह से इसका नाम दे रखा है एलएनजी, ठीक है। रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन या लीवेनोग्रेस्ट्रॉल, ठीक है, यही एलएनजी, एलएनजी इज फॉर लीवेनोग्रेस्ट्रॉल। ये बस एक तरीके के मतलब कहते हैं ना एक ही जैसे कंपाउंड्स है, एक ही जैसा फंक्शन है इनका, बस हल्का फुल्का चेंज है तो अलग अलग नाम दे रखे हैं। कोई सिंथेटिकली बनाया गया प्रोजेस्ट्रॉन है तो लीवेनोग्रेस्ट्रॉल बोलेंगे, नेचुरल है तो प्रोजेस्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, क्या करता है सर्विक्स को, स्पर्म्स को वहीं रोक देता है, एंट्री नहीं होने देता सर्विक्स में ही, क्या होता है स्पर्म्स रुक जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि मर जाते हैं स्पर्म। इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के। क्यों होते हैं हॉस्टाइल, क्यों नहीं होने देते, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन, तुम्हें पता है कि ये प्रोजेस्ट्रॉन है, तो ये सर्विक्स म्यूकस की ना थिकनिंग बढ़ा देते हैं। सर्विक्स तुमने पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं तुम्हारा, चलो ये भी बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं एयर वे मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो या तुम्हारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो, यानी कि इसकी बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना उसके सराउंडिंग म्यूकस लेयर्स होती हैं, तो ये म्यूकस लेयर्स इस हार्मोन के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाने लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाएंगी तो क्या होगा, एक थिकनिंग होगी, म्यूकस प्लग बन जाएगा, और ये म्यूकस प्लग बन जाता है, इस वजह से सर्विक्स के अंदर ही अंदर स्पर्म कैसे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, हॉस्टेज बन जाता है, उससे ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाते हैं ना, और मूव नहीं कर पाते तो इस वजह से वो वहीं पे सड़ कर के मर जाएंगे, ठीक है। 5 साल तक के लिए इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, इस तरीके से आपको आईओडीज के बारे में पता चल गया है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेटा नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड पढ़ लिया, उसमें हमने 3 तरीके के 3 टाइप्स के थे ये भी, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा आपका, उसके बाद नेचुरल के बाद पढ़ा हमने बैरियर, ठीक है। बैरियर में हमने पढ़ा बेटा कॉन्डम, कॉन्डम पढ़ लिया, और हमने पढ़ा क्या कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों था, और हमने पढ़ा वॉल्ट्स के बारे में, है ना। हमने पढ़ा सर्वाइकल कैप्स के बारे में, है ना। कैप मतलब कैप क्या करता है, कैप जैसे कवर कर लेता है वैसे सर्वाइकल कैप्स हो गया, और डायफ्राग्राम्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं आईयूडीज भी पढ़ लिया हमने, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ लिया, ये भी 3 टाइप की थी, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो ये हमारे अभी क्या चल रहे हैं, ये हमारे सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चल रहे हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है आईयूडीज का, अब देखो इन तीनों में नेचुरल मेथड में तो तुमने देखा कि ये इसका फेलियर सबसे ज़्यादा था, है ना, सबसे ज़्यादा फेल होने वाला कौन सा है, फेलियर रेट सबसे ज़्यादा इसका था नेचुरल मेथड का, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा लोग इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज़ बेकार है। फिर आता है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में कॉन्डम सबसे ज़्यादा हिट था, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है इंडिया में, तो ये सब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के पर्पज़ से, है ना, फैमिली प्लानिंग के पर्पज़ से यूज़ होने वाला कौन सा मेथड है आईयूडीज, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बेटा, 1 टाइम इंजर्शन, एक बार लगाओ, बार बार झंझट ही नहीं है कि डेली लगाना है या फिर क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इसके बारे में पता, या फिर कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत कम है। रिवर्सिबल होता है ना, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इसको लगा दिया तो आपकी पूरे लाइफ टाइम आप अब दोबारा से फर्टाइल नहीं हो सकते या दोबारा से कंसीव नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, है ना, ऐसा डर बनाए रह जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये आप एक बार लगा लो, आपको जितने टाइम के लिए गैप चाहिए या जितने टाइम के लिए बच्चे नहीं चाहिए आपने लगा के छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नेचुरल क्वाइटस में दिक्कत नहीं आता, इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं आता, इस वजह से सबसे ज़्यादा हिट है ये, ठीक है। हाई एफिशिएंसी है इसकी 98%, और देखो फेलियर रेट कितना, बस लगभग 2% ही कम है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। नो डेली अटेंशन नीडेड, कोई मतलब एक बार डाला इसके बाद भूल जाओ कि कोई दिक्कत ही है होने वाली है ना, तो कितना अच्छा है, ठीक है। फिर आता है आप
आपका ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये सारे जो देख लिया आपने, उसके बाद बहुत अलग से आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानना है। ठीक है, क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और किस तरीके से बनती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खास करके फीमेल के लिए होती है, मेल्स के लिए एक बनाई है पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि भाई मेल्स के लिए बनाना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना हाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्टेरॉइड की तरह वर्क करने लगेगी, और स्टेरॉइड के आपको बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे कितने भयंकर भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फीमेल के लिए तो बहुत मतलब सही चीज़ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कोई इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। मेल के लिए लगभग नहीं है, वर्क चल रहा है, लगातार हो रहा है, बट मेल के लिए नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें सिंथेटिक हार्मोन्स डालते हैं ना, नेचुरल हार्मोन्स तो कितना ही डालोगे, तो सिंथेटिकली हार्मोन्स प्रोवाइडेड होते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, हमारे जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन से हार्मोन देखने को मिलेंगे, प्रोलैक्टिन मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन मिलेगा, एस्ट्रोजन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, एफएसएच मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपने बताना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरोन, केवल प्रोजेस्टेरोन। अब ये पूरी लाइन स्टेटमेंट में देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओनली, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन एंड प्रोजेस्टेरोन ओनली। ठीक है, या फिर केवल प्रोजेस्टेरोन ओनली, है ना, या नन ऑफ दी अबव। तो तुम्हें ये तीनों का, केवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या हो सकता है, केवल प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है, जिसको मिनी पिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है ना तुम्हें, मतलब लाइक देखो जहाँ पे लगे ना कि और करके कोई स्टेटमेंट है या फिर इसके अलावा और कोई चीज़ इसके भी साइड भी बताई हुई है, तो वो स्टेटमेंट को मार्क करो, जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो ना उसी टाइम मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो कि क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से, अच्छा अब सोचो हम कह रहे हैं कि हम हार्मोन को ही डाल के क्या कर देंगे, हम हार्मोन को ही डाल के कॉन्ट्रासेप्टिव नेचर बढ़ा देंगे फीमेल का, या फिर क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा उससे, कैसे हो जाएगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन तो हेल्प करता है इनफैक्ट इन प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी हार्मोन ही इसे बोलते हैं, मदर हार्मोन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा, और तुम प्रोजेस्टेरोन की ही पिल्स लाओगे तो किस तरीके से तुम फिर बचा दोगे भाई कॉन्ट्रासेप्शन से। तो ये दिमाग में आता है क्वेश्चन, जब तुम पढ़ते तो भी आता है। ठीक है, क्या होता है जब लगातार, है ना, लगातार एक ही लेवल पे मेंटेन, मैंने मान लीजिए किसी ने एक आज से पिल खानी स्टार्ट की प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल ब्लड में हाई जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो ओव्यूलेशन का टाइम था पर उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई चला गया, तो ओव्यूलेशन के लिए फिर फर्टाइल ही नहीं रहे, फर्टाइल क्या मतलब, एक जो सेंस होता है ना यूट्रस का कि भाई इसके अकॉर्डिंग, या फिर ब्लड में जिस तरीके से हार्मोन घूम रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूट्रस एक्ट करता है या फिर ओवरी एक्ट करती है। अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा चला गया टाइम से पहले ही, तो ओवरी को या फिर यूट्रस को कोई सिग्नलिंग ही नहीं आएगी कि ओव्यूलेशन करना है, शेडिंग करनी है, कुछ नहीं सिग्नल आएगा। तो इसमें क्या तरीका लगाया गया कि हम प्रोजेस्टेरोन को नॉर्मल जो लेवल है उससे बढ़ा के रखेंगे, ये लगातार एक जैसी क्या रखेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे हार्मोन का, कि फ्लक्चुएशन ना हो। और जब फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो ओवरी को या फिर आपका क्या कहते हैं यूट्रस को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कैसे कब क्या कहते हैं ओव्यूलेशन करना है, कब मेंसेस आने चाहिए, कब, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ओव्यूलेशन रुक जाएगा बेटा, प्लस सर्वाइकल म्यूकस भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। एंड यू नो कि भाई स्पर्म को जब मूवमेंट चाहिए तो स्पर्म तो स्विम करता है बेटा, और स्विम ऐसे मतलब पानी पे ही करा जा सकता है ना, लिक्विड फॉर्म में चीज़ों पे करा जा सकता है, सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड चीज़ों पे स्विम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से स्पर्म का यहाँ पे मूवमेंट भी किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बाय इंक्रीजिंग द हार्मोनल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड, और इसके वजह से सर्वाइकल म्यूकस भी बढ़ रहा है, मेक एंडोमेट्रियम अनसुटेबल। और इनफैक्ट आई टोल्ड यू कि भाई क्या होगा कि जब एक ही लेवल पे, मान लीजिए कि आपने देखा है आपकी मंथली साइकिल के रुको यहाँ पे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने देखी थी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था किस तरीके से हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, है ना, पी का और ई का, है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का आपने देखा था। ठीक है,
अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने लगातार दवाई दे रहे हैं क्या कहते हैं फीमेल को, पेशेंट नहीं बोलेंगे किसी भी कंडीशन में क्योंकि बीमार नहीं है, ये एक तरीके से हेल्प ले रही है मेडिसिन की ताकि ये क्या कर सके, अपनी प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं लंबे समय तक के लिए रोक सके या फिर मतलब प्रेग्नेंट ना होना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये एक बेसिक लेवल पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भाई, अब तुम पिल्स लोगे तो भाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल लेवल से तो हाई जाएगा, प्लस लगातार एक ही अमाउंट में ले रहे हो तो वो बराबर बना रहेगा। जब ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन की वजह से एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम जो अभी मैं बोल रही थी कि तुम्हारा यूट्रस की बात कर रही थी, वो प्लस ओवेरी कैसे हो जाते हैं बेटा, इनसेंसिबल हो जाती है, इनसेंसिबल, या फिर क्या बोल दो, इनको मतलब स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा, है ना, इनसेंसिबल हो जाती है, ठीक है। इनसेंसिबल हो जाएगी तो यानी कोई सेंस नहीं कर पाएगी कि कब ओव्यूलेशन होना है, कब इसको इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है, तो मेक एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। कि अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया बाई चांस, कुछ इस तरीके का पीरियड है, या फिर उसने प्रोजेस्टेरॉन ही तभी खाना स्टार्ट किया जब उसका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो ओव्यूलेशन में ओवम तो निकल गया पर पता चला कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो क्या करेगी, उसने प्रोजेस्टेरॉन खाना स्टार्ट किया, जब प्रोजेस्टेरॉन खाना चालू करेगी तो क्या होगा कि एंडोमेट्रियम कैसी हो जाएगी, उस जो क्या कहते हैं तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना उसको कैच ही नहीं कर पाएगी, उसको कहते हैं ना डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा और वो प्रेगनेंसी से फिर से बच जाएगी, है ना, तो ये कंडीशन आती है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करता है आपको पिल्स, है ना। अब देखो पिल्स में तुम्हें दिखा रखा है कि आपको एक आई पिल में एक पिल दिखाई दे रही है, जबकि ये जो सुविधा पिल है इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, ये टोटल 21 क्या कहते हैं हार्मोनल पिल्स होती है, और आपकी 7 कैसी पिल्स होती हैं बेटा, आपकी आयरन पिल्स होती हैं, ठीक है, ये दिखा रखा है। फिर उसके बाद ये छाया दिखा रखी है, तो ये सारी, ये देखो छाया पे तो गवर्नमेंट ही मतलब इसको क्या कर रही है बेटा, मतलब क्या कह सकते हो, गवर्नमेंट ही इसको मतलब एडवर्टाइज करके खुद से ही बेच रही है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सेंट्रोक्रोमन इसका जो क्या कहते हैं नाम है, सेंट्रोक्रोमन या फिर सेंट्रोक्रोमन केमिकल का नाम है जो फिर सिंथेटिक आपका प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। किस तरीके से होती है, अब देखो यहाँ पे एक पिल दिखा रखी है, यहाँ पे 20, ये कितनी है 28 पिल्स हैं, 28 पिल्स में से आपको क्या कहते हैं 21 हार्मोनल पिल्स मिलती हैं, ठीक है, और 28 पिल में से ही 7 पिल्स मिलती हैं आपको, कौन सी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 पिल्स आपको मिलती है बेटा आयरन की, Fe लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इतनी तो केमिस्ट्री आती होगी CUT के बच्चों है, आयरन, ठीक है, आयरन पिल्स है। इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल्स में क्या है, अच्छा सॉरी, तो यानी कि एक आती है डेली पिल्स जो आप डेली ले सकते हो, ये जो 28 वाला पैक है वो आप डेली लेनी है आपको, ठीक है, कैसे, उसमें माला एन, ठीक है, माला डी आती थी एक, और सहेली आती है, अब मस्ट टेक डेली 21 से 28 डे का पैक होता है। हो सकता है कि केवल ये 21 हार्मोनल पिल्स हो, और हो सकता है कि ये क्या हो, केवल आपकी 28 पिल्स भी हो। क्यों हुआ ऐसा 28 पिल्स या 21 पिल्स, देखो पहले तो इंट्रोड्यूस किया 21 पिल्स, 21 पिल्स से स्टार्ट किया ताकि मतलब भाई मेंस्ट्रुएशन भी तो होना है, अब वो लगातार देते रहेंगे तो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम थिक थिक थिक, और अल्टीमेटली फिर पता चलेगा कि क्या हुआ, वो बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी आपकी प्रेगनेंसी, है ना, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव फेज खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ, केवल 21 के लिए दिया, और 21 के बाद जैसे ही ड्रॉप आता है प्रोजेस्टेरॉन में वो सीधे नीचे आएगा, आपने खानी बंद कर दी, वो ड्रॉप आना स्टार्ट होगा, और ड्रॉप आते ही आपका क्या होगा, मेंसेस आने लगेंगे, ठीक है। तो पहले इस वजह से 21 डेज की देते थे, अब 21 डेज की देते थे, लोग कंफ्यूज हो जाती थी औरतें कि किस दिन खानी है किस दिन नहीं खानी, या 21 खाने के बाद कितने दिन बाद दोबारा से स्टार्ट करनी है।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोग खाते तो थे पर फिर भी प्रेग्नेंट हो जाते थे। तो ये चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए फिर दिमाग लगाया गया कि भैया ठीक है, लोग भूल जा रहे हैं कि कब कैसे खानी है, तो 21 दिन तक की तो हार्मोनल पिल दे दो, प्लस क्योंकि मेंसेस का टाइम आ जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी, इसलिए आयरन पिल्स भी दे दो ताकि उसका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहे, है ना। फीमेल्स का हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका क्या कहते हैं, दूसरे अलग से 7 पिल्स भी दे दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब भाई 1 महीने में 28 दिन लगभग तो इतना ही है, 1-2 दिन का गैप भी होगा तो भी कंट्रोल हो सकता है और आप अपना दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। तो इस वजह से 28 डे पे कैसे 21 से 28 डे पे आया है। इमरजेंसी पिल्स सिंगल पिल्स होती है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ताकि क्या कर सके कि आपने मान लीजिए अपने फर्टाइल पीरियड में क्वाइटस किया और वो भी अनप्रोटेक्टेड किया, और जब अनप्रोटेक्टेड किया तो देयर आर वेरी मच चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो फिर क्या करें, अब ऐसे कर तो लिया, गलती हो गई, अब इस गलती को रोकने के लिए आपके पास आता है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स में क्या कर सकते हो, आई पिल ले सकते हो। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल याद रखना है यार। ये एग्जाम्पल है आपका माला एंड सहेली, ठीक है, छाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा एक सुविधा, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। आई पिल अनवांटेड 72, ये है मॉर्निंग आफ्टर पिल। मॉर्निंग आफ्टर पिल यानी कि सुबह उठो, ठीक है, ले लो दवाई, कैसे, क्वाइटस के बाद, ठीक है। क्वाइटस के 72 घंटों के अंदर अंदर अगर आप ये दवाई ले लेते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन की इतनी डोज ले लेते हैं जिसके वजह से अगेन हम केवल इस पॉइंट के चक्कर में, ताकि हम एंडोमेट्रियम को क्या कर सके, इनसेंसिबल या इनसेंसिटिव बना सके इम्प्लांटेशन के अगेंस्ट, तो हमें क्या होगा, हम इस इमरजेंसी प्रेगनेंसी से भी बच सकते हैं। इस वजह से इमरजेंसी पिल्स नाम रखा, आई पिल नाम रखा है ना, लिखा हुआ भी है यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। पर बेटा बिना किसी डॉक्टर के क्या कहते हैं ना कि उनके सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। स्टिल बता, इमरजेंसी पिल तो बता दी गई है कि ये सेफ रेंज में होता है, प्रोजेस्टेरॉन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो मतलब ले सकते हो। बट स्टिल अगर कोई भी आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे किसी को गाइड नहीं करोगे कि कौन सी पिल लेनी है, क्या लेनी है, ठीक है, ऑलवेज से कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ठीक है। 12वीं की जो ये पढ़ाई है उसके बेसिस पे आप कभी भी जज नहीं करेंगे चीज़ों को, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बट लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, हाँ, आप इस चीज़ के कैपेबल हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें आती जो लोगों को नहीं भी पता होता है ना। आपको लगता है ये तो सब कॉमन सी है, सबको पता नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ऐसा चीज प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं किस तरीके से इमरजेंसी पिल लेनी चाहिए, टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, हाई हार्मोन डोज, ये ध्यान रखना हाई हार्मोन डोज। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि डॉक्टर के से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बॉडी रिएक्ट कर जाती है इतना ज़्यादा हार्मोन मिलते ही, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगी, हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, पेशेंट को एकदम से फीवर आ जाए, एकदम से वॉमिटिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगे, तो इस वजह से डॉक्टर्स के सलाह के अकॉर्डिंगली शुड नॉट बी रेगुलर मैथड। और इस वजह से क्योंकि ये हाई है, तो ऐसा नहीं कि हम क्यों खाएं डेली डेली की पिल्स, है ना, डेली डेली पिल्स क्यों खाएं, एक ही बार जिस दिन करेंगे उस दिन खा लेंगे, तो जिस दिन करेंगे उस दिन खा लोगे, तो ऐसे तो भाई हर पता चला दूसरे तीसरे दिन पे आप ये खाने लगो, और इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपको क्या कर सकता है बेटा, आपकी पिट्यूटरी को हार्म कर सकता है। आपकी क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से, है ना, तो ओवरी को खराब कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये ध्यान रखना है कि इसको रेगुलर मेथड की तरह से कभी किसी को सलाह नहीं देनी कि आप इमरजेंसी पिल्स को रेगुलर खा लें, ठीक है। एक्ने वगैरह देखने को जो मिलते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। फिर आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेजेस में हाईली इफेक्टिव होता है, रिवर्सिबल होता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मेंटेन रहती है ना। काफ़ी लोगों को मतलब ये चीज़ का दिक्कत होता है कि अरे यार हम पिल्स खाएंगे तो हमारे मेंसेस नहीं आएंगे टाइम से, या फिर ये इनफैक्ट जो पेशेंट PCOS के होते हैं या फिर जिनके रेगुलर साइकिल नहीं देते उनको भी सेम ही चीज़ प्रोवाइड की जाती है, सेम चीज़ की प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके मेंसेस कंट्रोल में रह सके, उनके हार्मोन्स जो है जो ऊपर नीचे या बहुत ज़्यादा इधर उधर भग रहे हैं वो कंट्रोल में आ जाए, तो उनको भी सेम चीज़ें ही प्रोवाइड होती है। इस वजह से ये क्या हो सकता है, PCOD में भी यूज़ होता है, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस, क्या खराब बातें हैं, डेली कॉम्प्लायंसेस नीडेड, है ना, डेली ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई खानी है। साइड इफेक्ट्स में नोजिया, हेडेक, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है ना। जब भी आपका हार्मोन्स हाई होते हैं, है ना, तो नशीले पदार्थ की तरह काम करते हैं। नोजिया या फिर हेडेक प्रोवाइड, हैंगओवर जैसा लगेगा, नोजिया, अब उसको उल्टी जैसा मन होगा, सर भारी लगेगा, सर चकराएगा, तो इस वजह के हल्के हल्के मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कोई एसटीडी प्रोटेक्शन नहीं। और आप सोचो कि मैं तो केवल ले रहा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही प्रोटेक्ट, लेकिन ये आपको किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा सकता है, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है कि मतलब अपना भी और पार्टनर के हाइजीन का याद रखो कि मतलब भाई हाइजीनिक या फिर मतलब हाँ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होंगी तो ऑफ कोर्स आप इससे बच सकते हो। प्लस अपना एक तरीके से अपने को अवेयर भी रखना है कि कब किस समय पे नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सी ये जो बीमारी है ये ट्रांसमिट हो सकती है मेरे पार्टनर को, तो इस चीज़ के लिए भी आपको दिमाग में या फिर आपको इतनी नॉलेज लेके रखनी होती है। ठीक है। चौथा तरीका है इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, है ना, और भी और मतलब जितना ज़्यादा वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड आपको प्रोवाइड कर सकते थे उन्होंने किया। ठीक है, ये तो बहुत भयंकर होता है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स जो है वो क्या है, इंजेक्टेबल्स जैसे कि डेपो प्रोवेरा। अब यूट्रस में जैसे आईयूडी यूट्रस में डाल रहे थे, तुम सिंपल समझो कि ये भी चीज़ यूट्रस में ना डाल के आपका कहाँ डाल रहे हैं, आर्म्स में डाल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन है ये, है ना। देखो इंजेक्टेबल तो क्या है, इंजेक्टेबल इंजेक्शन है, इंजेक्ट क्या ही कर सकते हो, इंजेक्शन ही तो इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंजेक्टेबल्स है, गिवन वंस एवरी 3 मंथ, हर तीसरे महीने पे दिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक एक बार लिया, लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये क्या कहते हैं, जैसे न्यूली वेड्स हो गए या फिर क्या कहते हैं जो इस तरीके के इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि क्या कर सके, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिलाय ना हो पिल्स पे, ना ज़्यादा है, क्योंकि पिल्स के साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादा, तो मतलब इस वजह से आप इंजेक्टेबल्स भी ले सकते हो, तो क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बार बार डेली इसका ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही इम्प्लांट्स होते हैं, नॉर प्लांट नॉन नाम के एग्जाम्पल्स हैं ये आपके, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, smaller rods under skin release hormones slowly effective for 3-5 years reversible। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ऐसे याद रखना है, सेम एज आईयूडी। ठीक है, कौन सी, वो भी हार्मोन रिलीजिंग वाली, हार्मोन रिलीजिंग टाइप। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग टाइप वाली है आपकी इम्प्लांट सेम, बस वो यूट्रस में डलती है। ये कहाँ डलेगा बेटा, आपका स्किन के नीचे, है ना, अंडर स्किन। जैसे यहाँ पे इस फीमेल के आर्म में लगाया जा रहा है, देखो यहाँ पे हल्का सा छेद किया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपको ये इम्प्लांट दिख रहा है, ये इम्प्लांट फिर डाल दिया। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग टाइप वाली है आपकी इम्प्लांट सेम, बस वो यूट्रस में डलती है। ये कहाँ डलेगा बेटा, आपका स्किन के नीचे, है ना, अंडर स्किन। जैसे यहाँ पे इस फीमेल के आर्म में लगाया जा रहा है, देखो यहाँ पे हल्का सा छेद किया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपको ये इम्प्लांट दिख रहा है, ये इम्प्लांट फिर डाल दिया।